जय हिंद। स्टडी बसेरा के नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ हिस्सों को कब्जा कर लिया था, प्रथम ईरानी शासक का नाम बताना है। ऑप्शन ए, क्या लिखा है सी में, फिर यहाँ कुछ नहीं होगा। ऑप्शन ऑप्शन ए कॉम्बिसस, ऑप्शन बी जीरसिस, ऑप्शन सी डेरियस प्रथम, ऑप्शन डी साइरस। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डेरियस प्रथम ने। डेरियस प्रथम जो कि हखमनी वंश का शासक था, 518 ईसा पूर्व, 518 ईसा पूर्व यानी कि बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और कुछ प्रांतों को, भारत के कुछ प्रांतों को अपने कब्जे में कर लिया था। किस प्रांतों को? तो पंजाब, जो पाकिस्तानी क्षेत्र पंजाब है, उसी क्षेत्र को उसने कब्जा किया। सिकंदर भी वहीं से आक्रमण किया, वहीं से आक्रमण, अधिकतर आक्रमण जो मिक्स, सभी आक्रमण जो हुए उसी क्षेत्र से हुए हैं। बाबर भी वहीं से आया, क्योंकि वहीं एक रास्ता है आने का। तो डेरियस प्रथम जो कि हकमनी वंश का शासक था, ये भी ध्यान रखिए। किस वंश का शासक? तो हकमनी वंश का शासक। और प्रश्न यहाँ और एक बनता है कि प्रथम विदेशी आक्रमण कहाँ से हुआ था? तो ईरान से ही हुआ था, जिसे कि उस समय फारस कहा जाता था। फारस, ईरान को उस समय फारस कहा जाता था। फारस आक्रमण पहला विदेशी आक्रमण है भारत पर। और किसने किया था पहला आक्रमण? तो डेरियस प्रथम ने। इस तरह से प्रश्न को किस तरह से भी घुमाकर पूछा जा सकता है, इसी प्रश्न को, सिंगल प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क को चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सम्राट अशोक की तरह ही किया था। सम्राट अशोक की तरह इसने। और किस वंश का शासक था? यह प्रश्न और भी बहुत सारे बनते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। सभी प्रश्न जो बनते हैं वही मैं बताने जा रहा हूं। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसस था। कुजुल कड़फिसस था कुषाण वंश का संस्थापक। और प्रसिद्ध राजा यह कनिष्क हुआ। कनिष्क कुषाण वंश का प्रसिद्ध फेमस राजा था। कुजुल कड़फिसस कुषाण वंश का संस्थापक राजा था। और कुषाण वंश के राजा अपने आप को देवता पुत्र या देवता तुल्य भी कहते थे, देव तुल्य भी कहते थे। यह प्रश्न बनता है कि किस वंश के शासक अपने आप को देवता पुत्र या देव तुल्य मानते थे? तो कुषाण वंश सही जवाब हो जाएगा। और कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का राजवैद्य चरक था। चरक, ये भी ध्यान रखिएगा, चरक उसका राजवैद्य था। चरक ने चरक संहिता लिखी थी, जो आयुर्वेद से संबंधित है। चरक संहिता इसने लिखी थी। और कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? यह प्रश्न बनता है। तो कुषाणों की राजधानी ऑप्शन में पुरुषपुर, अभी का वर्तमान का पेशावर, जिसे कि पहले पुरुषपुर कहा जाता था, पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। और मथुरा भी थी इसकी राजधानी, मथुरा भी थी। ये भी ध्यान रखिएगा, मथुरा और पुरुषपुर दोनों ही कुषाण वंश की राजधानी थी। अब कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कनिष्क, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? यहां से आप लोग हेल्प पहुंचा सकते हैं। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपीज़, जो भी आपके कैपेबल है आप पहुंचा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ताकि वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने लाया जा सके। बहुत ही मेहनत पड़ता है कलेक्शन करने के लिए, इसलिए रिक्वेस्ट है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो कुषाण वंश का राजधानी हम लोग देख लिया पुरुषपुर, जो कि वर्तमान पेशावर है, और मथुरा भी है। और कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो कुंडल वन, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, कुंडल वन में हुई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। और चौथी बौद्ध संगति के समय में ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। कौन कौन सा संप्रदाय था? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान संप्रदायों में बढ़ गया था चौथी बौद्ध संगति के समय में ही। चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? चौथी बौद्ध संगति 72 ईस्वी में हुई थी। 72 ईस्वी में, ईस्वी ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है, ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई थी ये चौथी बौद्ध संगति, 72 ईस्वी में हुई थी। और कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सम्राट अशोक की तरह किया था, इसलिए इसे अशोक द्वितीय भी कहा जाता है। तो इसने जो चौथी बौद्ध संगति के बाद जो बौद्ध संप्रदाय 2 संप्रदायों में बढ़ गया था, तो कनिष्क ने
किस संप्रदाय का समर्थन किया था, किस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था, यह प्रश्न बन सकता है। तो महायान संप्रदाय का, कनिष्क ने महायान संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। महायान संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने। चलिए यहां एक पॉइंट हम लोग देखा। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम आईडी भी सेम नेम से, इसे भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी वडोदरा, ऑप्शन डी दांडी। हम सभी जानते हैं साबरमती से दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी, परंतु यह ऑप्शन में साबरमती तो है ही नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो साबरमती कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद सही जवाब हो जाएगा। अहमदाबाद से क्वेश्चन इस तरह से ही बनता है। तो गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत अहमदाबाद से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। साबरमती आश्रम से की थी। साबरमती कहाँ है? तो अहमदाबाद में। और कब की थी? तो 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। और कब पहुंच गए थे? वो पैदल यात्रा थी ये। 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंच गए थे दांडी तक। कहां से कहां तक? साबरमती से दांडी तक। दांडी अरब सागर के पानी से नमक तोड़ने के लिए, नमक बनाने के लिए ये यात्रा की गई थी। और ये कितने किलोमीटर की यात्रा थी? IBR कॉल के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो ये कितने किलोमीटर की थी यात्रा? तो ये करीब 241 या 40 मील, 40 मील की यात्रा थी। किलोमीटर में अगर देखा जाए तो 390 किलोमीटर के करीब, 390 किलोमीटर या 387 किलोमीटर के करीब ये यात्रा थी। और इसी की शुरुआत के साथ 1930 में ही दांडी मार्च की यात्रा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही शुरुआत हुई थी इस दांडी मार्च यात्रा के साथ ही। यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि दांडी मार्च यात्रा में की शुरुआत जो हुई थी कितने समर्थकों के साथ हुई, कितने लोगों के साथ हुई थी? तो सही जवाब तो 78 है, परंतु प्रश्न में 78 कभी कभी ऑप्शन में नहीं रहता है। प्रश्न किस तरह से पूछता है, सुनिएगा ध्यान से। दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत लगभग कितने लोगों से शुरू की गई थी? ऑप्शन में 78 नहीं रहता है, तो ऑप्शन में 80 रहता है। 80, तो 80 को चुन लीजिएगा, 80 को करेक्ट कीजिएगा। 78 खोजिएगा तो वहां मिलेगा नहीं। लगभग बात की जा रही है तो 80 चुन लीजिएगा, वहां 80 सही जवाब हो जाएगा। लगभग की बात की जा रही है। और दांडी मार्च यात्रा को ही सफेद बहती हुई नदी भी कहा जाता है। सफेद बहती हुई नदी किस यात्रा को कहा जाता है? तो दांडी मार्च को व्हाइट रिवर क्यों कहा जाता है? कि उस समय जो समर्थक थे, सभी तो भाग लिए हुए थे यात्री दांडी मार्च में। सभी समर्थक व्हाइट, सफेद कलर का खादी कपड़ा पहने हुए थे। इस तरह से लग रहा था पूरी भीड़ थी करीब 60,000 लोगों की भीड़, तो ऐसा लग रहा था कि सफेद नदी बहती हुई जा रही है, इसलिए इसे कहा गया था दांडी मार्च। और एक प्रश्न बनता है कि दांडी मार्च यात्रा के बाद दांडी मार्च यात्रा में गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दांडी मार्च का नाम देख लीजिए किस तरह से। नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, दांडी सत्याग्रह भी कहा जाता है, नमक मार्च भी कहा जाता है। इसलिए से प्रश्न किसी भी तरह से बन सकता है। तो गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही जवाब हो जाता है अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी ने किया था। गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद इसका नेतृत्व, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। यहां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी बनता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर लीजिएगा। इस तरह से इंपॉर्टेंट प्रश्न में थक गया मैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। एल्बा से पेरिस की यात्रा जो नेपोलियन ने की थी उसकी तुलना की थी गांधी जी की दांडी मार्च की यात्रा। किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। यह भी प्रश्न यहां से भी बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने देखा। यहाँ कनेक्टेड प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं, सारे प्रश्नों का हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है। अगर फिर भी कहीं डाउट रह गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में विचार जरूर रखिएगा, उस प्रॉब्लम को जरूर रखिएगा, उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, जरूर पूरी तरह से कोशिश करने की करूँगा। और यहाँ से आप लोग हेल्प पहुँचा सकते हैं, हेल्प पहुँचाते रहिए और मदद लेते रहिए हमसे भी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद, जय हिंद।